अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं अब्दुर्रहमान और आज मेरे साथ सर रफ़ी अहमद अवान मौजूद हैं। मेरे टीचर भी हैं, मेरे ताया वो भी हैं। और आज क्योंकि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ देखते हैं, जो कि टीचिंग से या बाकी चीज़ों से तो वो बचते हैं, उधर तो देखते रहते हैं। लेकिन जो फैमिली लाइफ है, अपने बच्चों के वाले से एक ऐसे वालिद हैं और इनके बच्चों के अंदर इनकी वजह से क्या ऊंच नीच और क्या जो चीज़ें हैं, जो ये वालिद कैसे हैं और ये घर में कैसे हैं, आज उनके बारे में। तो सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। और दूसरा आप बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं और किस हवाले से आजकल वो कर क्या रहे हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बेटा, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे चार जो बच्चे हैं, जिनमें से दो बेटे और दो बेटियां हैं। जिनमें से सबसे बड़ी बेटी जो है उसका ये नेक्स्ट मंथ जो है वो फाइनल प्रोफेशनल एग्ज़ाम है बीडीएस का, जो डेंटल सर्जरी है। उसके अंदर उनकी 4 साल डिग्री थी और उनका वो आखिरी एग्ज़ाम है। उसके बाद वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हाउस जॉब के अंदर चली जाएंगी। तो वो तो डॉक्टर बन रही हैं, बल्कि बिल्कुल डॉक्टर बनने के करीब हैं। और दूसरा उसके बाद बेटा है मेरा, वो एलएलबी ऑनर। और ये जो उसका शुभ है ये उसका खुद ही सेलेक्ट करता है, क्योंकि आमतौर पे जैसे वालदेन की ख्वाहिश होती है कि वो सब बच्चों की चाहते हैं कि डॉक्टर ही बन जाएं। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि पापा, मैं इस डॉक्टर प्रोफेशन को जो है ना पसंद नहीं करता, और मैं एडवोकेट बनूंगा, लॉयर बनूंगा। तो उसने एलएलबी ऑनर सेलेक्ट किया और वो इस वक्त 4th ईयर में है। ठीक है। तो छोटा उससे बेटा है, सेकंड ईयर के अंदर है। फर्स्ट ईयर के अंदर उसके बड़े अच्छे 98% आई हुई है, 497 नंबर है। माशाल्लाह। तो अब वो सेकंड ईयर को जो है ना उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, एंड आई होप कि वो भी 1050 प्लस मार्क्स लेगा, और उसके भी चांसेस हैं कि वो मेडिकल में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेगा। तो उससे छोटी बेटी है, वो मैट्रिक में है, जी। उसकी भी 9th के अंदर बड़ी अच्छी परसेंटेज आई हुई है, और उसका इरादा भी डॉक्टर बनने का ही है। तो ये इस तरीके से ये बच्चे जो है ना अभी तक इन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो सर आपके सारे चारों बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो क्या ये टीचर जो उनके वालिद उनके टीचर हैं तो इस वजह से वो अच्छा पढ़ रहे हैं, कि क्या एक कोई भी जो आम जो वालिद हैं वो अगर चाहे कि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ जाएं तो उसका टीचर होना लाजमी है, या कुछ ऐसे इकदाम हैं कि वो अपने घर में पैदा करके अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ा के और उनके अंदर तालीम हासिल करने की जो जुस्तजू है वो पैदा कर सकते हैं? क्या उसके लिए क्या उस वालिद के लिए टीचर होना ज़रूरी है? नहीं, किसी बच्चे की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए या अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इवन के उस्ताद होना तो अब्दुर्रहमान छोड़ दें, एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। ठीक। मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि एक हमारी जो स्टूडेंट थी, वो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला। जी। बायोलॉजी से रिलेटेड था वो, नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर उसका एडमिशन हुआ। तो उससे मैंने पूछा कि आपको स्कॉलरशिप पे इतना अच्छा दाखला जी। मिला है और आपकी मामा कितना पढ़ी हुई है। तो उसने कहा कि मेरी मामा को अलफ बे भी नहीं आती, लेकिन अलफ बे बेशक उसकी मामा को नहीं आती थी, लेकिन कहती है कि जब भी मैं स्कूल से घर आती थी ना, मेरी मामा कहती थी बेटा बैग बाहर निकालो। ठीक है। तो उसके वो सारे सब्जेक्ट जो 5 6 7 8 सब्जेक्ट थे, सबकी नोटबुक चेक करती थी और देखती थी कि इस पे गुड है, इस पे है, इस पे। तो बस पूछती यही थी, हाँ भाई किस में गुड नहीं आया। हम्म। तो जिस सब्जेक्ट में गुड नहीं ना टीचर ने दिया होता था, उस सब्जेक्ट को कहती थी पहले निकाल दो, ठीक है। और मुझे हर सूरत में इस सब्जेक्ट में भी गुड चाहिए। यानी उन पंजाबी में कहती थी कि गुड है ही, इसमें गुड है ही। तो अब गुड के चक्कर में अल्टीमेटली वो ये अपनी बच्ची को कन्वे कर रही थी कि आपके सारे सब्जेक्ट्स का लेवल टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। बिल्कुल। जाहिर बात है, उस्ताद से जब उसने गुड लेना है तो कुछ करके दिखाएगी तो गुड लेगी ना, मुफ्त में तो गलत टेस्ट पे तो गुड कोई ना देता। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं, हाँ एजुकेटेड बिहेवियर
जी यानी ऐसा रवैया कि जो एजुकेशन को प्रमोट कर सके, उसके अंदर पेरेंट्स का पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरे सामने ऐसी बहुत सी एग्जांपल थी। मैं एज ए टीचर ये नहीं कहूँगा कि मैं खुद चूँकि पढ़ा लिखा भी था और टीचर भी हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को इस तरीके से बैठा कर ज़ोर ज़बरदस्ती से पढ़ाया है, मैंने उनको पढ़ाया नहीं। हाँ, उनके पैदा होने के बाद उनको एक शऊर देने की कोशिश की है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करके दुनिया में प्रोमिनेंट पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो उसका वाहिद हल है एजुकेशन। और तालीम आपकी बेहतर होगी तो कामयाबी मिलेगी, वरना आप ज़िंदगी से कट ऑफ रह जाएंगे। तो उनको इसी चीज़ के ऊपर मोटिवेट करते रहे और अल्टीमेटली उनको ये पता चल गया कि भाई एजुकेशन का क्या फ़ायदा है। और फिर वो एजुकेशन के अंदर जब एक बच्चा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसको दुनिया जान की गेम्स या दूसरी एक्टिविटी से ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो जाता है और फिर वो अपने अपने ट्रैक के ऊपर अपना अल्हम्दुलिल्लाह चलना शुरू हो गए। तो इसके अंदर एक ख़ास एटीट्यूड होता है कि जिसके अंदर बच्चे को हमने ज़हनी तौर पे एजुकेशन के लिए प्रिपेयर भी करवाना होता है और उसको हर लम्हा आगे बढ़ने के लिए उसकी रहनुमाई करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से वो कामयाबी की तरफ चल पड़ते हैं। जी सर। अच्छा सर, जो कुछ वालिदैन होते हैं जो सिर्फ प्यार और जो ज़ोर ज़बरदस्ती को अपना जो है ना वो एक हथियार टाइप समझ के कि तालीम के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती, मार पीट और रोब दबदबा बच्चे पे लाजमी होता है, या कोई भी बच्चा है उसकी अगर अच्छी तरबियत है तो उसके जो डांट और तशद्दुद के जो वालिदैन कायल होते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या आपका बर्ताव अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा है, या आपके हवाले से प्यार की कितनी अहमियत है बच्चों की दिल, मतलब कि बच्चों के लिए प्यार की कितनी अहमियत है और तालीम में ये कितनी को हेल्पफुल साबित होती है बच्चों के लिए? इसमें बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ बड़ा ज़्यादा इख्तलाफ भी बिल्कुल करेंगे। ऐसे ही है वो वीडियोस वो के नीचे। जहाँ तक जो है ना वो कमेंट्स के अंदर भी वो कह देते हैं कि सर प्यार प्यार आप कह रहे हैं, जब तक बच्चे को आंखें को दिखा के ना बताया जाए, जब तक उसको मतलब फेंटा ना चढ़ाया जाए, उसको समझ नहीं आती। तो ये सारी की सारी मैं वंस अगेन इस वीडियो के साथ से मैं कहूँगा ये जाहिलाना सोचें हैं कि आप किसी बच्चे के ऊपर तशद्दुद करके, जबर करके, जुल्म करके या उसको आंखें दिखा के अपना अग्रेसिव एटीट्यूड बना के तो आप उसकी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। ऐसा मुमकिन होता ही नहीं। वाहिद हल सिर्फ प्यार है। और अगर आप पेरेंट्स समझते हैं कि भाई प्यार से काम नहीं चल रहा तो प्यार की मिकदार को डबल कर दो, और अगर डबल से नहीं कर रहा तो 8 गुना कर दो, 16 गुना कर दो। लेकिन अगर आप समझते हैं कि फिर क्या होगा जी, फिर क्या, मैं सिंपल यही कहूँगा कि जिसके इस ऑप्शन के अलावा आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप प्यार से डील करते हुए उस बच्चे के साथ अगर रहते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक बिल्टअप होता जाता है, एक ख़ास किस्म का उसके कवर के जिसमें वो भी ऑटोमेटिकली आपका लिहाज करना शुरू कर देता है। तो ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे कहना भी मानते हैं, इत्मीनान को भी नहीं तोड़ते, बच्चे सीधे रास्ते पे भी रहते हैं। और ये जो तशद्दुद वाला कहते हैं ना कि तशद्दुद के आंखें निकालोगे तो ये हो जाएगा, फेंटी चढ़ाओ, सरासर गलत है। वो पेरेंट्स मैंने देखे हैं अपनी ज़िंदगी में जिन्होंने बचपन में मार मार के अपनी औलाद को सीधा करने की कोशिश की। जब औलाद का कद वालिद के बराबर होता है ना, तो जब वो आगे से आंखें दिखा के बात करते हैं अपने बाप को बदतमीज़ तरीके से कि बह जा तू किसी पासे राम ना नहीं तो मैं तेन दसना वा, उसके बाद मैंने उनको कमरों में घुस घुस के रोते हुए भी देखा है। आंसू नहीं रुकते कि औलाद, बच्चा जवान है, बेटी जवान है, बदतमीज़ बोलती है और फिर आंसू नहीं रुकते। आप उस वक्त तो आंसू का ख्याल रख लेते हैं कि भाई हमारे आंसू तो आप मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पीछे वाले 5 से 10 साल का रवैया अपना भी तो देखें ना कि आपने उसके साथ क्या किया और जो नई चीज़ आपने प्रोडक्ट तैयार की है उसी तरह का आपको वो जो है ना रिजल्ट देगी ना। लिहाजा कभी भी प्यार और मोहब्बत के दायरे से मत निकलें, मत निकलें और मत निकलें। और तशद्दुद को घरों में ना घुसने दें।
क्योंकि घर के अंदर किया हुआ तशद्दुद आपके बच्चे को ऐसी प्रोडक्ट में चेंज कर देगा जो ना सिर्फ घर में टेंशन और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बल्कि माशरे के अंदर भी टेंशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और घर में भी ज़िंदगी को जहन्नम बनाएगा, बाहर माशरे की ज़िंदगी को भी जहन्नम बनाएगा। बंदे बोलते हैं कि प्यार आप इतना कहते हैं तो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, तो सर आपके बच्चे कितने को ज़िद्दी साबित हुए आपके लिए, और कितनी को ज़िद्दी उन्होंने की इतने प्यार के बावजूद? हाँ, ये इसमें बड़ा अच्छा सवाल है कि प्यार जो मैं कह रहा हूँ ना कि बच्चों के साथ प्यार करना चाहिए जी। प्यार की डेफिनेशन भी एक बड़ी जो है ना बड़ी अजीबो गरीब सी है कि प्यार की डेफिनेशन में ये कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, जब उनका बच्चा अभी नाम बोलता है अपना, थोड़ा थोड़े लफ्ज़ बोलना शुरू होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब वो प्यारी सी गाली देता है ना, वो अभी पूरी उसकी क्लियर नहीं होती, वो सिर्फ वो गाली में उतना ही सिर्फ होता है जैसे वो थत्थी सी जुबान जो होती है उसमें कहता है पैन तोता। तो ये बेसिकली एक गाली होती है, जब माँ सुनती है वो भी खुश होती है और वालिद भी सुन रहा होता है और अपने दूसरे रिश्तेदारों कहते देखें से कितना प्यारा ये पैन तोदा कह रहा है। ठीक है। तो मतलब छोटे बच्चे का जो पैन तोदा है ना, जब बड़ा होके वो सही अल्फाज का रूप धारता है ना, तो फिर रंग फाकू हो जाता है कि एक छोटे बच्चे ने मुझे बहन की गाली दे दी है। उस वक्त वो वाला लाड प्यार नहीं कि उसकी डायरेक्शन में वो जो मर्जी है कह रहा है तो आप उसको समझाएं ही ना, बल्कि अप्रिशिएट करें कि बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा वाला प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है कि चीज़ों को राइट डायरेक्शन में करने के लिए इंतहाई नरम रवैया अख्तियार करें और तशद्दुद भी ना हो और बेजा लाड प्यार भी ना हो, एक खास हदूद के अंदर रहते हुए बच्चों के साथ नरमी के साथ उसको उसके किरदार को बनाने की कोशिश करें। जी सर, बच्चों को क्या नसीहत और आने वाले वक्तों के लिए आप क्या बच्चों को गाइड करते हैं कि किस तरह का वो आप उनको कैसा चाहते हैं कि कल को वो माशरे में क्या बन के वो माशरे के सामने यार वो किस तरह अपना किरदार अदा करें? माशरे के अंदर किरदार क्या होना चाहिए कि घर के अंदर अपने बच्चों की परवरिश करते हुए मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिश है, मैं अपने बच्चों को, ये छोटे छोटे थे ना, तो उस वक़्त से मैं उनको कहता चला आ रहा हूँ कि मेरे बेटो वालदैन सदा साथ नहीं चलते, एक दिन हमने दुनिया से पहले चले जाना है, जैसे दुनिया का रवाज है, और फिर बच्चे उसके वालदैन के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मैंने तो उनको कभी बाउंड ही नहीं किया। मैंने कहा कि अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद अगर आप हमारी कब्रों पे भी आएँ तो उसके ऊपर दो दो तीन तीन मन फूल आप हमारी कब्रों पे डालेंगे, वहाँ पे आप जो है ना आयात या सूरतें पढ़ेंगे, दुआएं मांगेंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आपने पूरी दुनिया को जहन्नम बनाया हुआ है और दोज़ख बनाया हुआ है और दुनिया को आप लूट कर खा रहे हैं, और आप अपने वालदैन की कब्र पे फूल चढ़ा के अगर सुरखरू होना चाहते हैं तो मैंने कहा मुझे ऐसी सुरखरू ही नहीं चाहिए। बेशक ना आइएगा हमारी कब्रों पर, लेकिन अगर आपके पेशे से रिलेटेड कोई मजबूर आदमी, कोई परेशान आला आदमी, कोई गरीब आदमी, कोई फटे पुराने कपड़ों वाला अगर आपको अप्रोच करता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसका, अगर आप डॉक्टर हैं तो ट्रीटमेंट कर दें, वो अगर आप वकील हैं तो आप उसका केस मुफ्त में लड़ दें, बल्कि उसके साथ उसको अगर जेब में आपके हों गुंजाइश तो उनको पैसे भी दे दें कपड़ों के लिए या उसके बच्चों के लिए। तो इस तरह की जो खिदमात होती हैं ये तमाम दूसरे जो चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब गरीब बंदे की दाद रसी होती है और जब वो हाथ उठा के दुआ करता है तो सातवें आसमान तक उसकी दुआ पहुंचती है, तो उसके बदले में अल्लाह मियाँ की ज़ात भी खुश होती है कि ये जो मरने वाला दुनिया से चला गया पीछे ऐसा सरमाया छोड़ गया जो माशरे के लिए बेहतरी का बायस बना। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों की इसी तरह की परवरिश होनी चाहिए ताकि अल्टीमेटली माशरा बेहतरी की तरफ जाए, ना कि जहन्नम जैसा माहौल जो है ना वो क्रिएट हो जाए। मेरा तो ये इसमें जो है ना नुक्ता नज़र है। सर, आपके हवाले से बच्चे पे एतमाद होना चाहिए या उसके ऊपर नहीं होना चाहिए? इत्मीद के वाले से मैं सिंपल सी ये बात कहूँगा कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों पे इत्मीद करते हैं और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इत्मीद नहीं करते।
اعتماد اگر آپ کرتے ہیں دی بیسٹ ون، کیونکہ اپنی اولاد کے اوپر آپ کو اعتماد تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر آپ اعتماد نہیں بھی کرتے یا بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ ہر جگہ پر اپنی اولاد کے ساتھ موجود نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ ہر لمحے اس کے اوپر آپ نظر رکھ لیں۔ آپ نے اپنی جاب پہ جانا ہے، بچے نے اپنی اس کی رائے ہیں، اسکول کالجز ہیں، تو لہٰذا یہ جو اعتماد والی دولت ہے، اگر آپ نے وہ اچیو کر لی اور بچے اور آپ کے اندر ایک خاص قسم کی کوارڈینیشن بن کے ایک اعتماد کی فضا بن جائے گی، تو یاد رکھیے گا کہ بچہ آپ سے بہت دور ہونے کے بعد بھی اس خاص قسم کے جنگلے کے اندر ہی رہے گا جو آپ نے اس کے لیے وہ بنایا ہوا ہے، کہ اپنے جو بھی آپ نے تربیت اپنی اولاد کی ہے وہ اسی کے دائرہ کار میں ہی رہے گا، کبھی اس کو وائلیٹ کر کے نہیں نکلے گا۔ تو بچے کے اوپر اعتماد ہر صورت میں کرنا بھی چاہیے، اور اعتماد بحال بھی رہنا چاہیے، اور کوارڈینیشن پیرنٹس کی ہر صورت میں بہتر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں مجھے نظر آ رہا۔ سر بچوں کی کامیابی اور ناکامی پہ آپ کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ بچپن سے اب تک ان کو کتنا کو اس چیز پہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ ہمارے گریڈ اچھے آئے برے آئے، یا جس طرح بھی اوپنلی وہ بتانے میں کس طرح رہے آپ کو، اور آپ کا اس پہ رد عمل کیا رہا ہے، یہ بھی تھوڑا بتائیے۔ بچوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بچے اگر گریڈز اچھے لیتے ہیں، کلاس میں فرسٹ آ گئے، سیکنڈ آ گئی، پرسنٹیج اچھی آ گئی، تو عام طور پہ ہمارا پیرنٹس کا ہوتا ہے کہ بھائی شاباش دی، اس کو جی پارٹی کروائی، چیزیں لے کے دیں، ویل ڈن، کلیپ کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ٹھیک اور اس کے ساتھ والدین کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اگر ٹھیک ٹائم پہ اپریسیشن ہو جائے، اور ٹھیک ٹائم پہ جب بچہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو ہلکا پھلکا ڈانٹا جائے، تو یہ والدین کو جب یہ تجربہ ہو جائے نا کہ کس ٹائم پہ ہے، بالکل اپریسیشن کرنی ہے، کس ٹائم پہ اس کو سنب کرنا ہے، ایک تو یہ کوالٹی پیرنٹس کے اندر آ جانی چاہیے ہر صورت میں، اگر وہ بہتر چاہتے ہیں۔ لیکن اب جو آج کل کے دور کے یہ جو سال ہے نا، میں اس نتیجے پہ عبدالرحمن پہنچا ہوں جی کہ اگر ہم کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ناکامی کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ کا بچہ کسی کلاس میں فیل ہو گیا، تو آپ فیل کو اگر بار بار ہراساں کریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اس کو ڈرائیں گے، اس کے اوپر تشدد کریں، تھپڑ ماریں، یا رشتہ داروں کو بتائیں کہ فیل ہو گیا یا فیل ہو گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا ایسا دل ٹوٹے گا کہ وہ زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی اس کے اندر کوشش ہی حوصلہ ہی نہیں رہے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ اگر سیلیبریٹ کرنا ہے نا، تو بچوں کی ناکامیوں کو سیلیبریٹ کر دیں۔ 9th میں فیل ہے نا، اگر بالفرض بچہ، جی تو بچے کو ساتھ لیں اور کسی اچھے سے ریسٹورنٹ پہ جائیں، وہاں پہ بہترین کھانا کھائیں، ہنسیں، گپ ماریں، اور اس کو پنجابی میں تھاپڑا کہتے ہیں، کہ اس کو کریں کہ میرا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زندگی میں آج آپ ہارے ہیں تو سدا ہارنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے، اگلی دفعہ کوشش کر لو۔ اور جب بچوں کی ناکامیوں کو ہم سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں، تو بچوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے آخری کونے تک بھی اگر ان کو کوشش کر کے پہنچنا پڑے کامیابی کے لیے، تو وہ کر جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی سر، ابھی ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، اس کو کرتے ہوئے مجھے بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے اس سے، لیکن مجھے کیونکہ پتہ ہے اس کا انجام ویسے کہ سر بچپن میں، کیونکہ آپ جس اسکول میں پڑھاتے تھے آپ کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو کتنا کو ان کو فائدہ ہوا آپ کے ادھر ٹیچر ہونے کا پیپرز کے اندر؟ کیونکہ میں بھی اسی اسکول میں تھا، اور مجھے یہ بات اس ٹائم کرتے ہوئے باقاعدہ ڈر لگتا تھا کہ میں یہ بات بھی کروں گا تو طیاب کو بہت برا لگے گا۔ تو اس کتنا کو فائدہ ان کو ہوا کہ وہ آپ ادھر ٹیچر تھے؟ کتنے کو پیپر میں وہ کتنے کو گیس پیپر یا کتنے کو پیپر لیک شیک کروا کے آپ نے ان تک پہنچائے ہیں؟ اس میں جو ہے نا لیک شیک پیپر کرنے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب ایجوکیشن پڑھانا شروع کیا نا، تو ہمارے اس وقت میں جونیئر ٹیچر تھا، جو سب سے ہمارے سینئر ٹیچر تھے نا، جی ان کی اتل وسا کوشش تھی کہ بچہ ان کا میڈیم ہے، میڈیاکر سا ہے، ایجوکیشن میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو پتا تھا کہ جو ہے نا رزلٹ ڈے، جی اس وقت میرے بچے کے پاس فرسٹ پوزیشن ہو،
जी और फर्स्ट पोजीशन की शील्ड दिलवाने के लिए वो टीचर से बात करके ये सीख लेगा, टीचर इसके पूरे नंबर कर दें तो ज़ाहिर है जूनियर टीचर थे, पूरे नंबर आ गए, एक सब्जेक्ट में पूरे, दूसरे में पूरे, तीसरे में पूरे, तो फर्स्ट पोजीशन की शील्ड मिली। नर्सरी प्रेप 1 2 3 वो हमेशा फर्स्ट आते जा रहे हैं, लेकिन सारा बोगस होता था। और अल्टीमेटली आज अगर उनको देखा जाए तो कोई बीए में फेल हो गया, कोई एफए में फेल हो गया, कोई मैट्रिक नहीं कर सका। तो मेरा नुक्ता नज़र टोटली डिफरेंट था इस सिलसिले में। अपने बच्चों के हवाले से मैंने कभी नहीं चाहा कि अगर मेरे बच्चे की पोजीशन थर्ड है या वो डिज़र्व करता है थर्ड, तो किसी टीचर को कह के उसको फर्स्ट करवाने की ना कभी जरूरत पड़ी, ना मुझे ये रास्ता आता है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को ये शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि बेटा आपकी मेहनत की फिफ्थ पोजीशन मेरे दिल में खुशी पैदा करेगी, और अगर इलीगल तरीके से आपकी फर्स्ट आ जाती है या टीचर्स आपको मेरी वजह से फेवर कर देते हैं तो आप फर्स्ट आएंगे, तो मेरा दिल जो है ना वो अंदर से खुशी महसूस नहीं करेगा। लिहाजा आई ऑलवेज प्रेफर्ड फिफ्थ पोजीशन एज कम्पेयर टू फर्स्ट पोजीशन, कि मुझे ऐसे जो है ना कभी पसंद नहीं आया। और इसमें मैं आपको, मेरा ख्याल है क्लास 5 थी जी तो ये बड़ी बेटी जो डॉक्टर बन रही हैं, इनके पेपर तो है अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको आदी थे पेपर करने के ना, तो 5 नंबर का प्रैक्टिकल था। ठीक है तो मुझे रात को ना मेरी बेटी कहती है पापा जान ये जो कंप्यूटर के टीचर हैं आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं? जी मैंने कहा ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा वो बेहतरीन दोस्त है, जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहती है पापा जी 50 प्रैक्टिकल है याद करनी है, ठीक है उनमें से सुबह सर ने सिर्फ एक प्रैक्टिकल देना है और 5 नंबर के। ठीक है तो मुझे अगर आप सर से फ़ोन करके पूछें कि भाई सुबह कौन सा प्रैक्टिकल आ रहा है, ठीक है तो मैं सिर्फ वो कर लेती हूँ तो 50 मुझे करने ना पड़े। ठीक तो मैंने कहा ओ मेरे बेटे वेल डन, आपने तो मेरा दिल जीत लिया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने इतना छोटा सा काम जो है ना मेरे ज़िम्मे लगाया है। तो मैं मसला ये पूछ लेता हूँ अभी सर से कौन सा प्रैक्टिकल आया है। लेकिन मैंने कहा मेरा बेटा एक काम पहले करना है हमने। ठीक है कहती है वो क्या? मैंने कहा कि हम एक गिलास दूध का लेते हैं, ठीक है उसके अंदर जामे शीरी मिक्स करते हैं ठीक है और बेहतरीन सा चीनी डाल के वो मिल्क तैयार करते हैं। ठीक है उसके बाद यूरन का सिर्फ एक कतरा, ठीक है और वो भी चले किसी जानवर, बकरी का, बकरी बकरा लाल है ना, ठीक है उस लाल जानवर का सिर्फ यूरन का एक कतरा लेना है। ठीक है और उस वो जो दूध दूध वाला है जी ग्लास है उसके अंदर एक कतरा आपके सामने मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है आप बस वो ग्लास एक दफ़ा दूध का पी के दिखा दें, तो ऐसे चुटकी मारनी है तो ऐसे वो सर से बात करेंगे तो ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकल बता देने हैं। सही तो वो बड़ी परेशान हुई, कहती है वो जो यूरन का कतरा मिक्स करेंगे हम्म, उससे तो सारा दूध का गिलास प्लीत हो जाएगा, बिल्कुल तो वो तो एक सवाल ही नहीं, मैं मुंह को लगाऊं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मेरा बेटा इतने सालों से आप पढ़ रही हैं और बिल्कुल वो पाक दूध के गिलास की तरह की आपकी वो पोजीशंस या रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज ये 5 नंबर का कदीर साहब वाला वो जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है वो यूरन के कतरे की तरह मैं मिक्स कर दूंगा। मैंने कहा तो आप 5वीं के रिजल्ट में फर्स्ट भी आ जाए, लेकिन मेरा दिल बुझ जाएगा कि मेरी बेटी इस काबिल भी नहीं है। ये सारी आर्टिफिशियल पोजीशंस हैं। तो आर्टिफिशियल पोजीशन मैंने कहा क्या इससे बेहतर नहीं कि आप फर्स्ट की बजाय थर्ड आ जाओ और हम उसको इतना अच्छा सेलिब्रेट करेंगे कि आपको फील होगा कि आप फर्स्ट से भी ऊपर चली गई हैं। बिल्कुल तो मुझे वो खुशी अजीज़ रही है हमेशा, और मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है ना बिलीव भी करता हूँ, घर में अप्लाई भी करता हूँ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और एंड पे मैं आपको ये बताऊँ कि लैपटॉप के अंदर जिसमें मैं अपने इनका इंटरनल एग्ज़ाम्स के पेपर बनाता था ना, प्री जी बोर्ड या वो 6 महीने के बाद वाला जो एग्ज़ाम होता है, जी तो इस या फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सारे पेपर मैं उसी लैपटॉप पे बनाता रहा हूँ जी और उसी लैपटॉप के ऊपर गेम्स खेलते रहे। ठीक है लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ
کہ وہ میرے پیپرز والے فولڈر کے اندر جا کر وہاں سے کوئی لانگ یا شارٹ کا ایک لائن بھی دیکھیں. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں سبجیکٹ فار ایگزامپل فزکس پڑھا رہا ہوں تو اگر فزکس میں ان کے 100% آ رہے ہیں اور باقی ساروں میں بھی 100% ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر تو ڈاؤٹ والی بات ہی نہ رہتی. بالکل. ڈاؤٹ تو تب ہوتا ہے کہ میرے والا پیپر جو کہ لیپ ٹاپ میں تھا اس میں تو ان کے 100% آ گئے, ایسے ہی. باقی سارے پیپروں میں سے ان کے 50% ہے, تو بندہ پھر ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے. تو میں نے یہ ان بچوں کو جو ہے نا ان کو بولا تھا کہ کامیابیاں وہ جو ریالٹی بیسڈ ہوں. یہ جو آرٹیفیشل کامیابیاں ہوتی ہیں نا ان کا وجود کوئی نہیں ہوتا, لہٰذا کبھی بھی گیس وغیرہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا سر, آپ کے جو رویہ, آپ کی جو تربیت, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا آپ کو کوئی واقعہ یاد آتا ہو کہ آپ کے اس واقعے کے بعد بچوں کی کوئی ایسی تربیت یا ایسا ان کے اوپر اثر پڑا کہ اس واقعے کے اندر اس نے جیسے ڈیل کیا یا جیسے اس واقعے کے اوپر پورا اترا, بیٹا یا بیٹی یا جو بھی, کوئی حادثہ ایسا ہو کہ جس میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ اس رویے کا ان پہ یہ اثر ہے, پازیٹیو یہ اثر ہوا ہے, کوئی واقعہ آپ کو اس طرح ہاں کا؟ پازیٹیو میں نے ہمیشہ اپنے بچوں کو بولا ہے کہ بیٹا معاشرے کے لیے پازیٹیو رول ادا کریں, معاشرے کے اندر پریشانی کریٹ نہ کریں, اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے آپ کا جو کنٹریبیوشن معمولی سا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہے. تو اس میں بڑا اچھا مجھے واقعہ بیٹے کا یاد آتا ہے کہ ایک تو یہ جو گاڑی صحیح کروانے گیا ایک دن شاہ مارکیٹ, تو کہتا ہے میں گاڑی صحیح کروا رہا تھا تو وہاں پہ باہر نا ایک گاڑی اور چینچی کا نا آپس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو گاڑی کا نقصان ہو گیا چینچی کی ٹکر سے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر جھگڑا جو ہے نا وہ بڑھتا گیا, تو شاہ مارکیٹ کے لوگ جو ہے نا اندر دکانوں والے وہ سارے گئے معاملہ سلجھانے کے لیے, ان کو اندر لے آئے, ایک جگہ پہ 10-20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو پوچھا فائنلی کوئی 40-45 منٹ لگا کے نا وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ قصور چونکہ چنگچی والا کا, لہٰذا اس چنگچی کا ایک ٹائر نکال لو. ٹھیک ہے. گاڑی والے کی ڈگی میں رکھوا دیا انہوں نے, وہ ڈگی کے اندر رکھوا کے نا ڈگی بند ہو گئی, اور فیصلہ یہ ہوا کہ چنگچی والا 5,000 روپے اس گاڑی والے کو پے کرے گا. ٹھیک ہے. ٹیلی فون نمبر لے لیا ہم نے, تو پے کرے اور چنگچی کا ٹائر واپس لے لے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بیچارہ گڑگڑا رہا, رو رہا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں مزدور دار آدمی ہوں, میرے پاس 5,000 کہاں سے آئے گا. بہرحال اس کی کسی نے نہیں سنی نا. ٹھیک ہے. تو پریشان تھا وہ. تو وہ میرا بیٹا آ کے مجھے کہتا ہے پاپا جان آج آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر میں نے ایک تھوڑا سا ایکشن کیا ہے. صحیح. تو میں نے کہا جی بتائیں. تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس چیز کی سن کے نا. کہتا ہے کہ جب وہ گاڑی والا جانے لگا نا ٹائر لے کے, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ میں ویسے تو دور ہی تھا آگے پیچھے اپنے کاموں میں, تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے میں گاڑی والے کے پاس چلا گیا نا, میں نے کہا انکل السلام علیکم. کہتے ہیں جی. کہتا ہے میں آپ کو, بیٹا میرا کہتا ہے کہ انکل آپ کو میں جانتا تو نہیں, لیکن ایک پرسنل سی ریکویسٹ ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیا ریکویسٹ ہے جی. کہتا ہے کہ آپ کو اللہ میاں نے اتنی مہنگی گاڑی دی ہے تو 5,000 بھی اللہ میاں آپ کو دے دے گا. ٹھیک. تو آپ اس کو ٹھیک کروا لیں. یہ جس بیچارے کا آپ نے ٹائر رکھا ہوا ہے, پتہ نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں روٹی کے لیے ترس رہے ہوں, اگر آج یہ کما کے گھر نہ لے گیا تو اس کے بچے بھوک سے پریشان ہوں گے, بالکل, یا 100 مسائل ہوں گے, وہ نہیں دے سکے. تو جو ہے نا آپ, تو وہ گاڑی والا بڑا غصے سے کہتا ہے تو کیا میں پھر کیا کر سکتا ہوں. تو اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میری چھوٹی سی پرسنل ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اس کا ٹائر واپس کر دیں. ایک لمحے کے اندر اس نے ڈگی کھولی اور اس چنگچی والے کو کہا کہ بھائی آ کے ٹائر لے لو. تو وہ ٹائر جب لے کے نکلا نا, تو جو 10-20 بندے تھے نا جو بیٹھ کے تو فیصلہ کروا رہے تھے, وہ تو حیران اور پریشان. ہم نے پورے 40 سے 45 منٹ سر کھپا کھپا کے فیصلہ کی ہے. تو اس بچے نے پتہ نہیں کون سا ان کو بتایا ہے, بات کی ہے, تو وہ فوراً ٹائر بغیر کسی رقم وصول کیے ہوئے اس نے واپس کر دی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید اسی رویے یا اسی موٹیویشن کا نتیجہ ہے کہ وہ الحمدللہ اس چیز کو اپلائی بھی کرتے ہیں.
आपने मैं कहूँ इंशाल्लाह आइंदा करते भी रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर पे जाते जाते मैं ये एक सवाल कि सर सिर्फ फादर किरदार अदा कर सकते हैं या आपकी मिसेस का कितना किरदार रहा है इन बच्चों की बेहतर तरबियत में, तालीम के हवाले से? क्योंकि आप जिस तरह पढ़ाने और सब कामों में मसरूफ़ थे, तो पीछे तो बच्चों के पास ज़ाहिर है आपकी मिसेस, तो कितना को किरदार उन्होंने और कैसा उनका किरदार रहा है इस हवाले से? इसमें मैं समझता हूँ कि वालदैन में से किरदार चाहे वालिद अदा कर रहा हो, उस वालिद के किरदार में भी वालदा का 50% शेयर होता है, और अगर डायरेक्टली वालदा बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उसकी तरबियत कर रहे होते हैं तो 50% वालिद का भी उसमें शेयर होता है। क्योंकि ये बेसिकली दो पिलर्स होते हैं कि जिनके आपस में कम्बिनेशन से ही वालदैन का दर्जा बनता है। तो उसमें अकेला आदमी ये नहीं होता कि एक जो है ना बच्चे को एक डायरेक्शन में खींच रहा हो, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में खींच रहा हो। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता कहीं पे ऐसा होता भी है तो वहाँ पे रिजल्ट्स कोई इतने हौसला अफजा या बेनिफिशियल या कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। अल्टीमेटली बच्चों स्प्लिट होके परेशान और मतलब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो वालदैन जो बच्चों की तरबियत में आला किरदार अदा कर रहे होते हैं, उसके अंदर चाहे वालिद को बात करे या वालदा करे, वो दोनों का बराबरी का शेयर होता है और उसी की बदौलत वो आगे चल रहे होते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, और इससे आप कई जो वालिदैन हैं वो बहुत चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और जो कई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा आप सबको बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज़।